हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी कि इसका हिंदी होता है संचार प्रणाली, जो कि फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स यानी कि संचार प्रणाली चैप्टर से अधिक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए हम इस चैप्टर से हम 25 मस्ट वीवीए क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल एसएससी पटना को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए जो है ना आयनमंडलीय परावर्तन का उपयोग किया जाता है। किसका? आयनमंडलीय परावर्तन का। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयनमंडलीय परावर्तन का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। 245 मीटर है तो ये कहता है तो इसका प्रसारण कितना दूरी तक पहुंचेगा? तो 245 मीटर तो इसका जो है ये जो है 56 किलोमीटर तक इसका प्रसारण पहुंचेगा। कितना किलोमीटर तक? 56 किलोमीटर तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 56 किलोमीटर तक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों के संचार 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों के संचार में उपयुक्त होता है। तो क्या उपयुक्त होता है? उपग्रह उपयुक्त। 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के संचार में उपग्रह उपयुक्त होता है। क्या उपयुक्त होता है? उपग्रह। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में है, रडार द्वारा दूर संचार में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? रडार जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। तो रडार जो है किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया था? रडार किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया था? विद्युत चुंबकीय का। तो रडार जो है माइक्रो तरंगे का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? माइक्रो तरंगे का। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रो तरंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि अगला क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस का संक्षिप्त रूप है। जीपीएस संक्षिप्त रूप है। तो जीपीएस किसका संक्षिप्त रूप है? तो जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। जीपीएस किसका संक्षिप्त रूप है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में है, WWW का पूरा रूप क्या है? यानी ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। वेब मीन्स क्या होता है? वेब, ब्राउज़र। कोई भी ब्राउज़र ओपन करते होंगे तो वहाँ पे टाइप करते होंगे सबसे पहले www. उसके बाद कोई भी चीज़ सर्च करते होंगे। इसी ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में है, सूचना का मात्रक। सूचना का मात्रक क्या होता है? आप लोग तो जरूर जानते होंगे, कमेंट में जल्द से जल्द बताएं।
चलिए कमेंट में बताइए क्या होता है, इसका क्या होगा, सूचना का मात्रक क्या होगा, बीट होगा। क्या होगा, बीट। सूचना का मात्रक होता है बीट, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में है, लघु तरंगों का परास होता है। लघु तरंगों का परास होता है कितना, लघु तरंगों का परास है कितना होता है, लघु तरंगों का परास कितना होता है, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। कितना, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, तनुकरण का मापन किया जाता है। तनुकरण का मापन किया जाता है, तो तनुकरण का मापन किस चीज़ से किया जाता है, डेसिमल से। किस चीज़ से, डेसिमल से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। इसीलिए इसको जल्द से जल्द याद भी करते जाएं। तो तनुकरण का मापन किस चीज़ से किया जाता है, डेसिमल से। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेसिमल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में है, यूएचएफ की परास है। यूएचएफ की परास है, यूएचएफ की परास कितनी होती है, यूएचएफ की परास जो होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक। यूएचएफ की परास कितनी होती है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है, बीईआर का क्या अर्थ है। बीईआर का क्या अर्थ है, बीईआर का जो अर्थ होता है, बीट रूटी अनुपात। क्या होता है, बीट रूटी अनुपात। बीईआर का अर्थ है बीट रूटी अनुपात। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीट रूटी अनुपात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में है, भू तरंग संचयन की प्रमाणिक आवृत्ति प्रास है। भू तरंग संचयन की प्रमाणिक आवृत्ति प्रास है। क्या है, इसकी प्रास होती है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में है, स्काई वेव। स्काई वेव संचार आधारित है। स्काई वेव संचार किस पर आधारित है, स्काई वेव संचार किस पर आधारित है, आयन मंडल में संचरण पर। किस पर, आयन मंडल में संचरण पर। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में संचरण पर आधारित है। स्काई वेव जो है आयन मंडल में संचरण पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन क्या होता है, आयनोस्फीयर से। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयनोस्फीयर से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनोस्फीयर से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। ये बहुत ही सिंपल है, टीवी प्रसारण की किसका उपयोग, किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। कितना से कितना, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। मॉड्यूलन आप लोग जानते होंगे, मॉड्यूलन 5 प्रकार का होता है। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार का होता है मॉड्यूलन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक संस्था स्थापित आंतरिक नेटवर्क को कहा जाता है। एक संस्था
संस्था स्थापित आंतरिक नेटवर्क को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक संस्था स्थापित आंतरिक नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में है, आयाम मॉडुलन में वाहक तरंग होता है। आयाम मॉडुलन में वाहक तरंग क्या होता है? आयाम मॉडुलन में जो है आयाम मॉडुलित वोल्टेज के अनुसार बदलता है। आयाम मॉडुलन में वाहक तरंग आयाम मॉडुलित वोल्टेज के अनुसार बदलता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का आयाम मॉडुलित वोल्टेज के अनुसार बदलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, आयाम मॉडुलित तरंग में संकुचन निहित होती है। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रिंट करने में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ संकचना की जगह संकुचन होगा। क्या होगा? संकुचन। यहाँ पर लिख लीजिएगा संकुचन। तो आयाम मॉडुलित तरंग में संकुचन निहित होती है। क्या होती है? संकुचन। यहाँ आयाम वोल्टेज में संकुचन निहित होती है। संकुच क्या निहित होती है? केवल पास बैंडों में। क्या होती हैं? केवल पास बैंडों में निहित होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में है, स्पेस वेव संचार। स्पेस वेव संचार जो टीवी में प्रयुक्त होता है का आवृत्ति प्रास होगा। का आवृत्ति प्रास होगा। तो इसका आवृत्ति प्रास 1 मेगाहर्ट्ज या कम होगा। स्पेस वेव संचार जो टीवी में प्रयुक्त होता है का आवृत्ति प्रास होगा। स्पेस वेव संचार जो टीवी में प्रयुक्त होता है कितना से? 1 मेगाहर्ट्ज से कम। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में है, एरियल में इलेक्ट्रॉन के मंदन या त्वरण से उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो एरियल में इलेक्ट्रॉन के मंदन या त्वरण से उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो क्या है? तरंग रेडियो तरंग होगा। एरियल में जो है इलेक्ट्रॉन के मंदन या त्वरण से क्या उत्पन्न होता है? रेडियो तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होता है, रेडियो तरंग। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में अंकीय संचार का उदाहरण कौन नहीं है? निम्नलिखित में अंकीय संचार का उदाहरण कौन नहीं? देखिए, ईमेल जो है एक अंकीय ही संचार है। सेल्यूलोज फोन ये भी अंकीय संचार है। टेलीविजन नेटवर्क ये क्या है? ये जो है अंकीय संचार नहीं है। टेलीविजन जो है एक अंकीय संचार नहीं है। इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन। देखिए यहाँ पे संचार उपग्रह जो है ये भी एक अंकीय संचार ही है। यहाँ पे टेलीविजन नेटवर्क जो है अंकीय संचार नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 24 में है, अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं। अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं। तो अंकीय सिग्नल किस चीज से बनाए जाते हैं? अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं 4 बीट शब्दों या उसके गुणज से। अंकीय सिग्नल जो है 4 बीट शब्दों या उसके गुणज से बनाए जाते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बीट शब्दों या उसके गुणज से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है, कहता है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है। भू स्थिर उपग्रह, भूमि से जो है उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से, भूमि से उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? भूमि से उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? भूमि से जो है उपग्रह की ऊंचाई किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? 35,930। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35,930 किलोमीटर। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में ये कमेंट कर सकते हैं।
और अब मैं इसका उस चीज़ का सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे दूंगा। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।